अगर आप इंडियन हैं ना तो आपका खून खौल जाएगा। ये है नालंदा विश्वविद्यालय। इस हम लोग आए हैं जरासंध का अखाड़ा। गोदी में चिपक के जा रहा है बंदर जैसा। It is more expensive than a treasure. हेलो एवरीवन, ये है मोनिका और मैं हूँ अप्पू। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। ये वीडियो राजगीर का दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको दशरथ मांझी रोड, ब्रह्म कुंड और विश्व शांति स्तूप दिखाया था। साथ ही राजगीर कैसे आना है और बाकी डिटेल्स बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए लिंक पे या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं इस वीडियो पे। हम अभी जा रहे हैं जरासंध का अखाड़ा देखने। जी हाँ, आपने महाभारत की कथाओं में जरासंध का नाम तो सुना ही होगा। जरासंध का अखाड़ा ब्रह्म कुंड से लगभग 3 किलोमीटर और सोन भंडार से 1 किलोमीटर दूर है। हमारी कार सोन भंडार में ही पार्क हो गई और वहाँ से लोकल ई रिक्शा से जरासंध के अखाड़े पे आ जाते हैं। गोदी में चिपक के जा रहा है बंदर जैसा। हम लोग आए हैं, महाभारत के एक पात्र थे जरासंध, आपने नाम सुना ही होगा, उनके अखाड़े पे आए हैं। तो जरासंध एक्चुअली मगध के राजा थे और वो बहुत बड़े धर्मी थे। उन्हीं का सेनापति शिशुपाल था जिसका कृष्ण जी ने वध किया था। कृष्ण जी पर उसने 17 या 18 टाइम्स अटैक किए थे, बट हर बार कृष्ण जी उनकी सेना का विध्वंस कर देते थे और उसको जिंदा छोड़ देते थे। तो हर बार जिंदा छोड़ने का एक ही रीज़न था कि वो बहुत अत्याचारी था। कृष्ण जी को पता था आगे युद्ध होने वाला है, तो वही एक जरिया बन सकता है कि उसके पक्ष में सारे पापी एक साथ उसके साथ लड़ेंगे और वो सारे पापियों को, सारे धर्मियों को एक साथ इकट्ठा करेगा। इसके लिए उसको हर बार जिंदा छोड़ देते थे। जरासंध का अखाड़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ युद्ध क्षेत्र है, वैभवगिरी पहाड़ के पास यह स्थित है। यह वह स्थान है जहां जरासंध और उसकी सेना द्वारा मार्शल आर्ट का अभ्यास किया जाता था। इसके अलावा जरासंध का अखाड़ा वह स्थान है जहां भीम और जरासंध के बीच महाकाव्य युद्ध हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासंध ने देवी चंडी को प्रसन्न करने के लिए 100 राजाओं की बलि देकर यज्ञ करने की योजना बना रहा था। जरासंध ने सोचा कि यह यज्ञ उसे शक्तिशाली यादव सेना पर विजय दिलाएगा। जरासंध द्वारा पकड़े गए राजाओं ने उन्हें जरासंध से बचाने के लिए श्री कृष्ण को एक गुप्त संदेश लिखा। कृष्ण ने भीम को जरासंध के साथ द्वंद्व युद्ध कराकर जरासंध को खत्म करने की एक चतुर योजना बनाई। भीम और जरासंध 28 दिनों तक लड़ते रहे। भीम ने युद्ध जीतने की उम्मीद खो दी और कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने एक तिनका लिया और उसे 2 भागों में विभाजित कर विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम को यह सुराग समझ में आ गया। फिर भीम ने जरासंध को मारकर उसके शरीर के 2 हिस्से कर विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध के अखाड़े में सबसे खास चीज है यहाँ की मिट्टी, जो चमकीले रंग की है। जरासंध का अखाड़ा देख के हम आ जाते हैं सोन भंडार देख। इसमें जैन मुनि लोग साधना स्थली था ये मेन। अच्छा। मौर्य शासक बिंबिसार ने अपने शासन काल में राजगीर में एक बड़े पहाड़ को काटकर अपने खजाने को छुपाने के लिए एक गुफा बनाई थी और वहां अपना सारा खजाना छुपा दिया था, जिसे आज तक कोई नहीं खोज पाया, जिस कारण से इस गुफा का नाम सोन भंडार पड़ा। अंग्रेजों ने इस गुफा को तोप के गोले से उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वे इसमें नाकामयाब रहे। आज भी इस गुफा पर उन गोलों के निशान देखे जा सकते हैं। तो हम हैं अभी सोन भंडार के सामने, अभी अंदर जा रहे हैं देखने कि एग्जैक्टली यहाँ क्या है। मौर्य शासक के समय बनी इस गुफा की एक चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा हुआ है। इसके संबंध में यह मान्यता प्रचलित है कि इसी शंख लिपि में इस खजाने के कमरे को खोलने का राज लिखा है। इस जगह पर जैन धर्म के अवशेष भी देखने को मिलते हैं और यहाँ माना जाता है कि काफ़ी अभी भी अंदर में काफ़ी सारे खजाने अभी भी गड़े हुए हैं
और यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने देखा दीवार में कुछ चित्रकारियाँ बनी हुई थी, प्लस एक कोने में थोड़ा सा गड्ढा किया हुआ था जहाँ से कुछ डायमंड्स वगैरह और सोने की सिक्के वगैरह मिले थे, जो कि बोला जाता है बिम्बिसार का है। वो बिम्बिसार कौन थे? बिम्बिसार चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे और अशोक मौर्य के पिता हैं। बंदर को बिस्कुट खिलाओगी? खिलाते हैं? नहीं यार, मैं नहीं खिला रही। सोन भंडार के बाहर बंदरों को थोड़ा खाना खिला के और जूस पी के हम निकल जाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय देखने। सोन भंडार से नालंदा विश्वविद्यालय का डिस्टेंस लगभग 18 किलोमीटर है। नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ सब नालंदा खंडहर के नाम से बुलाते हैं। बचपन से नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बहुत सुना था, सो मैं बहुत एक्साइटेड था कि लेट्स सी है क्या वहाँ एग्जैक्टली। सो हम आ जाते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। यहाँ एंट्री करते ही बहुत सारे बौद्ध टूरिस्ट दिखते हैं। भारत के कॉलेज और विश्वविद्यालय आज भले ही विश्व के टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में शामिल नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में ही दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमार गुप्त प्रथम ने किया था। तो मोनिका, कैसा लग रहा है यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय आके? बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा अफसोस नहीं हो रहा है कि हमने बहुत कुछ खो दिया यहाँ पे? ऑब्वियसली हमने बहुत ही ज़्यादा खजाना, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अ ट्रेजर। ऑब्वियसली इससे बड़ा और ट्रेजर कुछ नहीं। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तानाबूद कर दिया गया था। आक्रमण के दौरान बख्तियार खिलजी ने यहाँ आग लगवा दी थी। उस समय इस विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि 3 महीनों तक यह आग जलती रही। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया। यूनेस्को ने 2010 में इस जगह को नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया है। तब से ये जगह गवर्नमेंट के अंदर संरक्षित है और वही टेक केयर करते हैं इस जगह का। आइए अब अंदर देखते हैं। यहाँ पे ये ना बोलते थे कि ये अंडरग्राउंड लाइब्रेरी यहाँ पे थी। क्या था? अंडरग्राउंड लाइब्रेरी काफी बड़ी थी, क्योंकि इसी वजह से ना आग लगा था, तो 3 महीने तक जल ही रहा था। फिर बारिश आई तो आग बुझा। तो हम लोग आए हैं अभी नालंदा में, नालंदा यूनिवर्सिटी में। ये जगह देख के ना, मतलब अगर आप इंडियन हैं ना तो आपका खून खौल जाएगा कि इस जगह, इतनी अच्छी जगह और इतनी सांस्कृतिक हेरिटेज को इन लोगों ने जला दिया। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हम कितना ज़्यादा खो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी से, जो जल गई बुक्स। आज हम कहीं और होते, हमारा ऑलरेडी भारत विश्व गुरु बन चुका होता। नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार है। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतारें थीं और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़ी है कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस विश्व प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए
एक 9 मंजिला विशाल पुस्तकालय था जिसमें एक समय 3 लाख से भी ज़्यादा किताबें रखी थीं। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी और इसके साथ उनका रहना और खाना भी पूरी तरह निःशुल्क था। क्या सोच सकते हैं इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शंस 1100 के आसपास में हुई थी। आई डोंट नो इसके अंदर क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दिखाने के लिए इसके अंदर क्या है। ये कुआं है। ऐसे कुएं हैं यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे एंट्री नहीं है जाने के लिए। ऐसे करके आगे बहुत सारी विहार संख्याएं हैं इस तरीके से। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2,700 से अधिक अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से था। नालंदा के छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्ट, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने भी पढ़ाई की थी, जिसमें प्रमुख रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले थे। ऐसा माना जाता है कि यह सिर्फ 10% हिस्सा ही है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना, आलम, दा के संधि विच्छेद से बना है। इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना। आर्यभट्ट यहीं से पढ़े हैं जिन्होंने 0 दिया है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।